हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया क्वेश्चंस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू से मैंने सर्च करके आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपके लिए लाया हूँ। तो आप अंत तक हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे ये क्वेश्चन छूट न जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जितने भी मेरे वीडियोस हैं पीवाईक्यू के, सबके नोट्स बनाइएगा और सारे क्वेश्चंस लिखते जाइएगा और एग्ज़ाम टाइम में आप इसे प्रिपेयर करके जाइएगा, और ताकि बोर्ड के एक भी क्वेश्चन आपसे छूट न जाए और आप आकर के कहें कि थैंक यू सर, आपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे कराए और मैं पूरा पेपर करके आया। ओके, तो चलिए बच्चियाँ एंड बच्चे ध्यान से बैठ जाएँ और मेरे वीडियोज़ को देखना शुरू कर दें। तो चलिए बच्चा, तो ये पीवाईक्यू लास्ट 10 ईयर का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का ये आज का जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है बच्चा। तो क्वेश्चन ये 2012 में आया हुआ था, जो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ फेस ऑफ अ ग्लास स्लैब, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ दिस रे। इस क्वेश्चन का बी पार्ट है बच्चा, light enters from air to a medium x, its speed in medium x becomes 1.5 into 10 to the power 8 meter per second, find the refractive index of medium x। तो चलिए क्वेश्चन आपने भी पढ़ लिया होगा, जैसा कि मैंने कहा था कि आप चैप्टर्स को पहले से ही पढ़ लीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी रहे और आप उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करें ताकि आप कर सकें और अपनी तैयारी को देख सकें कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। बिना पढ़े अगर आप पीवाईक्यू करते हैं तो आप थोड़ा सा लॉस तो अपना करेंगे ही, ठीक है। इसलिए चैप्टर को रिवाइज करने के बाद करिए। ओके, तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं रिवाइज किया है तो हमारे साथ सॉल्व करिए। अगले दिन से आप रिवाइज करके आइएगा और तब हमारे वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। क्लियर। तो चलिए बच्चा, हम देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या है। तो बच्चा इसका सोल्यूशंस क्या होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ फेस ऑफ ग्लास। ठीक है, ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब कैसा होता है बच्चा, इस तरह का हमारा होता है ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर शेप का आपका ग्लास ले लीजिए, जिसकी थिकनेस भी हो तो उसको हम लोग स्लैब कहते हैं। ये है बच्चा हमारा क्या, ग्लास स्लैब, ये स्लैब है। ओके, कह रहा है इस पे जो है लाइट जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है। लाइट क्या है बच्चा, नॉर्मली इंसिडेंट होती है इस तरीके से। तो बच्चा आपने पढ़ा है कि जब कोई लाइट अगर किसी सरफेस पर या वन मीडियम टू अनदर मीडियम नॉर्मली जाती है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता। इसलिए जब किसी रेस को अगर आप नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे तो वह सीधी इस तरीके से निकल आएगी। ओके बच्चा, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर आई इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0। क्लियर। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि अगर किसी रे ऑफ लाइट को ग्लास स्लैब के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं तो आई और आर क्या होने वाला है। तो अगर नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे बेटा तो आई और आर 0 होने वाला है। क्यों, क्योंकि आई क्या होता है, मान लीजिए ये सरफेस है, मान लीजिए बच्चा कि ये सरफेस है और ये सरफेस का नॉर्मल है। जब आप किसी लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो इंसिडेंट रेज नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसी को आई कहते हैं। अभी तो आप ये जो रेज है नॉर्मल से ही ऐसे भेज रहे हैं सीधा, तो नॉर्मल से ही वो एंगल कितना बनाएगी, 0। खुद लाइन एक अपने ही लाइन से 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। और यही नॉर्मल है। अगर ये रिफ्लेक्टेड होती थी तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता था, लेकिन अभी तो सीधा निकल रही है तो आर भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका ए पार्ट समझ में आ गया। तो ए पार्ट का आंसर ये हो गया। अब बी पार्ट क्या कर रहा है बच्चा कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू मीडियम एक्स, यानी लाइट जो है, मान लीजिए यही है लाइट, यहाँ ले लेते हैं बच्चा कि लाइट जो है वह एयर है, यहाँ पे यह एयर से लाइट जो है वह एयर से एक दूसरा मीडियम है यक्स, उसमें जाने वाली है, ठीक है। इट्स स्पीड इन मीडियम एक्स, और यहाँ पर जब लाइट इसमें आती है तो इसकी स्पीड हो जाती है बच्चा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो कह रहा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो आपको इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है कितना होगा। क्लियर, समझ में आ गया क्या कह रहा है। तो बोल रहे हैं कि जब लाइट एयर से एक किसी मीडियम में जाती है, वह मीडियम पता कौन सा है ये नहीं पता, कह रहे वो मीडियम एक्स है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए कितना होगा अगर उस मीडियम में पहुँच कर लाइट की स्पीड इतनी हो जाती है। तो आपने फार्मूला पढ़ा है बच्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है सी बाई वी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर,
एंड v मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो आप जानते हैं बच्चा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर व्हाट 3 × 10⁸ एंड इन दिस मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन व्हाट बच्चा 1.5 × 10⁸ क्लियर। 10⁸ 10⁸ कैंसिल हो जाएगा एंड नाउ बच्चा ये पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 15 × 30 क्लियर। तो n इक्वल टू 8 बच्चा n इक्वल टू आ गया 2। तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x क्लियर। समझ में आ गया बच्चा। तो ये था इसका बी पार्ट, ये था बच्चा इसका बी पार्ट। तो ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर हुआ क्लियर। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा के सामने है, पढ़िए इसको, रीड कर लीजिए पहले, फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर आप हमारे सॉल्यूशंस को देखिए। ओके बच्चा। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड एल्कोहल हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36 विच ऑफ द टू मीडिया इज ऑप्टिकली डेंसर, मीडियम और इज ऑप्टिकली डेंसर। ओके बच्चा। तो कह रहा है कि एल्कोहल वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 दिया है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर नंबर है। और एल्कोहल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल 1.36। कह रहा है इन दोनों मीडियम में से किसका कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आप अपने आंसर जो दीजिए उसका रीज़न भी बताइए कि क्यों आप कह रहे हैं कि ये ऑप्टिकली डेंसर है। तो चलिए इतने का आंसर हो जाएगा बच्चा आपका हमारा इसका कि देखिए जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है बच्चा वो उतना ही ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होता है, और जो मीडियम जितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होता है लाइट की स्पीड उसमें उतनी ही कम होती है, ये याद रख लीजिए ठीक है। यानी कि मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कह सकते हैं बच्चा कि मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो लार्ज ऑप्टिकली डेंसर ओके बच्चा। एंड स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम, ठीक है बच्चा। तो ये याद रखिएगा जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वह उतना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर बोला जाएगा या शो करेगा, और उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी, ये याद रखिएगा। एंड इसका रेसिप्रोकल दूसरा केस क्लियर। तो इसमें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है बच्चा, एल्कोहल का। तो एल्कोहल का तो यहाँ आप लिखेंगे कि पूछा है ना कौन सा मीडियम ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा, तो आप बोलेंगे एल्कोहल इज़ मोर ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर क्लियर बच्चा, ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर क्लियर। तो एल्कोहल वाटर से ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा, इसका रीज़न लिखेंगे। रीज़न क्या लिखेंगे बेटा, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल इज़ ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये इसका रीज़न हो गया। समझ में आ गया बच्चा। तो ये n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल, या कहीं कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी दिखाते हैं बच्चा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल इज़ ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ओके। तो कहीं ए से दिखाते हैं कहीं यू से, क्लियर समझ में आ गया। तो ये इसका आंसर था। आगे बोल रहा है बच्चा कि ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वाटर टू एल्कोहल। यानी जब रे ऑफ लाइट वाटर से एल्कोहल में पास होगी तो आपको उसका रे डायग्राम भी बना के दिखाना है कि लाइट कैसे जाएगी उसका पाथ। तो देखिए इसका बी आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका कैसे सोल्यूशंस होगा। मान लीजिए ये आपका एक सरफेस हो गया ओके, यहाँ पे वाटर हो गया बच्चा, और नीचे आपका एल्कोहल हो गया। नीचे क्या हो गया बच्चा, एल्कोहल हो गया क्लियर। तो ये एल्कोहल हो गया और ये वाटर। अब लाइट क्या होने वाली है, ये वाटर से एल्कोहल में जाने वाली है। तो आपको पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चा 1.33, और एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चा 1.36। तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर, इसलिए लाइट जब वाटर से रेयर डेंसर मीडियम यानी एल्कोहल में आएगी तो ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी बच्चा, बेंड हो जाएगी।
यानी ये उसका ओरिजिनल पाथ, यहाँ से ये बेंड हो जाएगी, ये एंगल आई और ये एंगल आर। क्लियर? ये डॉटेड लाइन यानी ये जाना चाहिए था लेकिन ये क्या हो जा रही है, बेंड। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस का ये पार्ट हो गया। क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट पूछे हुए थे, वो हो गया। अब इसी क्वेश्चंस का बी पार्ट है। ये तो सेकंड क्वेश्चन में ही 2 भागों में क्वेश्चन पूछा था, तो ये हम दिखा सकते हैं कि ये मान लीजिए इसका ए का फर्स्ट हो गया और ये इसका सेकंड हो गया। ठीक है, अब इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। बोला द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.43, यानी कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। क्लियर? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चा 2.42। और कह रहा है एंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चा, वह है 1.50। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ओके, तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो बच्चा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। यानी कि जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम या एयर के कंपैरिजन में लिखा जाता है तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और दूसरा होता है बच्चा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी अनदर नॉन मीडियम के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, यानी कि बच्चा जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे किसी मीडियम का, ठीक है, तो उसको मान लीजिए लिख रहे हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो ये कंपेयर करेंगे हम एयर से। जब भी एब्सोल्यूट लिखेंगे एयर से कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। या लाइट की स्पीड के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये फॉर्मूला बनेगा। वहीं अगर आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी मीडियम का किसी दूसरे यानी एयर या वैक्यूम को छोड़कर किसी अनदर मीडियम के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। जैसे मीडियम 2 का तो मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। अब मीडियम 2 का लिख रहे हैं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखेंगे एब्सोल्यूट, और मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखेंगे, तो ये आ जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर? और इसका फार्मूला हो जाएगा ये V1 अपॉन में V2। क्लियर? V1 अपॉन में V2। क्लियर? तो आप याद रखिएगा जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखा जाएगा तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा वो न्यूमरेटर में रखा जाएगा और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको डिनोमिनेटर में। क्लियर? और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में ये फार्मूला जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा उसकी स्पीड नीचे रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसकी स्पीड ऊपर रखेंगे। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये फार्मूला को आपको समझ के लिखना जरूरी है। क्लियर? और इसको लिखते ऐसे हैं, जैसे ये μ2 है ना, तो अब लिखने का तरीका सही क्या होता है, अगर कहीं भी आपने चीज़ों को पढ़ा होगा तो ऐसे x2 x3 ऐसे पढ़ते हैं, तो इसका मतलब लिखने का सही तरीका ये है। तो ये आप समझ जाइए कि जो भी इधर लिखा है यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, और जो भी इधर पड़ेगा इस साइड लिखा जाएगा, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। ठीक है, तो हमेशा राइट साइड का जो लिखा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है और लेफ्ट साइड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो आपका राइट साइड लिखा हुआ है वो बच्चा लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है फर्स्ट के कंपैरिजन में, और जिसका पूछता है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में रखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उसका डिनोमिनेटर में। और लाइट की स्पीड के टर्म में ये फॉर्मूला जस्ट उल्टा हो जाता है। क्लियर? तो देख लीजिए यहाँ पर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, ग्लास का 1.50। अब पूछा है बच्चा कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो मैंने बताया जिसका पूछेगा उसका ऊपर, यानी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट ऊपर रखेंगे और ग्लास का नीचे, क्योंकि डायमंड का पूछा है। तो डायमंड का कितना है बच्चा 2.42 और ग्लास का कितना है 1.50। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये आ गया बच्चा 242 अपॉन में 150। क्लियर? इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो बच्चा ये आ जाएगा आपका 1.61। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो समझ में भी आ गया होगा आपको। तो ये भी बच्चा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया। तो 2 क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के हो गए। अब मैं आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं 5 मार्क्स का। तो बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। अगर अभी तक आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। तो बच्चों ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 2011 में पूछा हुआ था। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकंड पूछ रहा है, बोल रहा है इसमें बेटा नेम द मिरर दैट, फर्स्ट है इसमें कैन गिव रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकंड विल ऑलवेज गिव वर्चुअल इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट दे रहा है विल ऑलवेज गिव वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट बोल रहा है बच्चा इट यूज्ड बाय ए डॉक्टर इन एग्जामिनिंग टीथ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बोल रहा है बच्चा कि राइट द विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम एक्सप्लेन द यूज ऑफ कॉन्केव मिरर एज अ सोलर कंसंट्रेटर्स। ओके, तो ये टोटल क्वेश्चन बच्चा ABC 3 पार्ट में है। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आया हुआ था 2011 में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डिफाइन रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है, ओके बच्चा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से डिफाइन करेंगे रियल इमेज क्या होता है। तो रियल इमेज बच्चा आपको पता है कि व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज मीट एक्चुअली एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। हम कह सकते हैं व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज meet in actually at a point then the image is called रियल इमेज, ठीक है। एंड इसमें और भी लिख सकते हैं आप इट इज़ ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको स्क्रीन पे भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं बच्चा कि इट एग्जिस्ट while ऑब्जेक्ट रिमूव, यानी अगर ऑब्जेक्ट को रिमूव भी कर लिया जाए तो भी यह इमेज क्या होता है बच्चा, बना रहता है। यह स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ इसकी डिफिनीशन कह सकते हैं कि आप व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड बच्चा जब मिरर से लेंगे तब रेज रिफ्लेक्ट होती है और जब लेंस लेते हैं तो रेज क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ओके, तो वही कह रहे हैं मिरर से या लेंस से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद अगर टू रेज सच में एक दूसरे से कहीं जाके मिलती हैं तो हम कहते हैं कि वह एक्चुअल में रियल इमेज बन रहा है। और अगर केवल ऐसा लगे कि वह मिल रही हैं, जैसे कि बहुत सारे रे डायग्राम में डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, तो वो सच में नहीं मिलती, वो केवल हम दिखाते हैं कि मिल रही हैं। तो ऐसे में वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करती हैं, ठीक है। और इसकी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये स्क्रीन पे प्राप्त होती हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट को हटा लेने पर भी ये एग्जिस्ट करते हैं। जबकि वर्चुअल इमेज में अगर ऑब्जेक्ट हटा लेंगे तो इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मिरर में आप अपने आप को देखते हैं, तो जब आप हट जाते हैं तो मिरर में से आप भी दिखना बंद हो जाते हैं, तो वो वर्चुअल इमेज है। और रियल इमेज जैसे आप कैमरे से फ़ोटो लेते हैं तो आपने अपना फ़ोटो ले लिया, फिर आप हट गए तो फिर भी आपका इमेज दिखाई तो देता है ना फ़ोटो पर। तो वही जब ऑब्जेक्ट के हट जाने पे भी इमेज दिखता है तो रियल, और अगर ऑब्जेक्ट के हट जाने पे इमेज हट जाता है तो वो वर्चुअल इमेज हो जाएगा। क्लियर बच्चा, समझ में आ गया? ओके, तो ये हो गया डिफिनीसन रियल इमेज की। अब कह रहा है नेम ऑफ द मिरर दैट। इसका बी पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है बच्चा, बी का फर्स्ट कि मिरर बताना है कैन गिव रियल एज वेल वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी आपको उस मिरर का नाम बताना है जो कि रियल इमेज बताए और वर्चुअल दोनों ही, यानी रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता हो। तो कौन सा मिरर है बच्चा जो रियल और मिरर दोनों बनाता है, रियल और वर्चुअल? कॉन्केव। तो बच्चा आपने पढ़ा भी है कि कॉन्केव मिरर जो है बच्चा वो रियल एज वेल वर्चुअल दोनों तरह का इमेज जो है वह कॉन्केव मिरर बनाता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक इमेज डायग्राम, रे डायग्राम नहीं पढ़ा, इमेज फॉर्मेशन आपको नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन एक अच्छे तरीके से पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे एक अलग वीडियोस में, ठीक है।
फिलहाल में तो आपने पढ़ा है, मैं यहाँ पे PYQ करा रहा हूँ, तो आप PYQ के लिए ये है, ठीक है। तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा मिरर है जो दोनों इमेज बनाता है, तो कॉन्केव मिरर जो रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है, ठीक है बच्चा। इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है कि विल ऑलवेज गिव वर्चुअल इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब उस मिरर का नाम बताइए जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और वह उस ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज़ का इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड सेम साइज़ का। तो वर्चुअल और सेम साइज़ का कौन बनाता है बच्चा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो है वह हमेशा सेम साइज़ का और वर्चुअल इमेज ही बनाता है, क्लियर। थर्ड कह रहा है बच्चा कि विल ऑलवेज गिव वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, मतलब कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और डिमिनिश्ड इमेज देता है। तो वह कौन है बच्चा? वह है हमारा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो है बच्चा, कॉन्वेक्स मिरर बच्चा वर्चुअल इमेज बनाता है और हमेशा डिमिनिश्ड बनाता है, जबकि कॉन्केव जो वर्चुअल बनाता है बच्चा वह ऑब्जेक्ट से बड़ा बनाता है, और प्लेन जो वर्चुअल बनाता है वो सेम साइज़ का बनाता है, ठीक है। तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स। उसके बाद बच्चा बोल रहा है इज़ यूज्ड बाय अ डॉक्टर इन एग्जामिनिंग टीथ, यानी डॉक्टर जो है वह टीथ को एग्जामाइन करने में किस मिरर का यूज करते हैं। तो ये भी कौन सा हो जाएगा बच्चा? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्यों बच्चा? क्योंकि कॉन्केव मिरर जो होता है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वह कन्वर्जिंग की होती है, यानी कॉन्केव मिरर के अंदर कन्वर्जिंग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इस पे जो भी रेज पड़ती हैं पैरेलल वह एक पॉइंट पर जाकर के फोकस होती हैं, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो डॉक्टर्स हैं वह कॉन्केव मिरर का यूज टीथ को एग्जामाइन करने के लिए करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एक जगह कन्वर्ज हो सकें और हमें लाइटिंग मिल सके और क्लियर कोई चीज़ दिख सके, टीथ की जो भी प्रॉब्लम हो क्लियरली वो विजिबल हो सके, क्लियर। तो समझ में आ गया आपको कि वाई डॉक्टर्स यूज द कॉन्केव मिरर टू एग्जामाइन द टीथ, ड्यू टू इट्स कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी दैट वी गेट मोर एंड मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द टीथ सो इट क्लियर विजिबल। ओके। अब इसका सी पार्ट, इसका सी पार्ट क्या है बच्चा? गलती से बी ही पड़ा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन ये सी पार्ट होगा। तो सी पार्ट क्या कह रहा है बच्चा? विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एक्सप्लेन द यूज ऑफ कॉन्केव मिरर एज सोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि सोलर कंसंट्रेशन में कॉन्केव मिरर का यूज़ बताना है आपको रे डायग्राम बना के। तो देखिए बच्चा, इस तरीके से मान लीजिए ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर, क्लियर। इसको पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए सन हो गया, ये आपका बच्चा सन है, ठीक है। ये आपका क्या है? सन हो गया। अब सन से जितनी भी रेज जाएंगी बच्चा, सन बहुत दूर होता है इसलिए जो भी रेज जाएंगी वह इससे यहाँ पे पैरेलल जाएंगी। सन से जाने वाली सारी रेज जो है बच्चा वह पैरेलल जाएंगी। पैरेलल ये रेज जा करके मिरर पे पड़ेंगी और पड़ने के बाद ये क्या होंगी बच्चा? एक पॉइंट पर आकर के कंसंट्रेट करेंगी। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये क्या करेंगी? सारी रेज फोकस करेंगी। ओके बच्चा, ये तो ये रे डायग्राम बनाने के लिए कह रहा था। आप चाहें तो ये एफ, इसका जस्ट डबल हो जाएगा आपका ये सी, और ये पॉइंट हो जाएगा पी। तो कह रहा था कि आप जो है रे डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कीजिए कि कॉन्केव मिरर किस तरह से सोलर कंसंट्रेटर का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया। जो भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि सन से आने वाली सारी रेज जो होती हैं वो पैरेलल आएंगी, यानी ऑल द रेज कमिंग पैरेलल फ्रॉम द सन एंड इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन they converge at a point that is called the focus and the light intensity is maximum and it works, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी एक जगह सारी पड़ती है जिसके कारण इस पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और ये लाइट अपनी इंटेंसिटी मैक्सिमम करके कोई भी वर्क कर सकते हैं, क्लियर। तो ये था सी वाले का आंसर। ये जो सी पूछा था बच्चा उसका रे डायग्राम बना के केवल आपको दिखाना था, क्लियर। तो समझ में आ गया आपको ये वाला क्वेश्चन भी बेटा। ओके, तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि आपका 2011 और 2015 में 2 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन बच्चा। तो इस क्वेश्चंस का सलूशन बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत इजी है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो बच्चा आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा, हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो भी फैकल्टी है, जो भी फैसिलिटी है हमारे पास, उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपके सपोर्ट से अगर हम प्रोग्रेस करेंगे तो आपके लिए भी प्रोग्रेस बनेगा। जाहिर सी बात है हम और अच्छे कंटेंट्स लाएंगे और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा क्लियरिटी देंगे
तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि सर के पास तो ऐसा है, सर का वीडियोस बहुत क्लियर नहीं है, ये है वो है। तो बच्चा जो भी हमारे साथ पास है उसी में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपको दिल से पढ़ा रहे हैं और मेहनत से पढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा वीडियोस मिले, बस आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पा सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम नहीं लॉस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन हमारा है 67 ये वाला। तो इसमें कह रहा है बच्चा, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग। फर्स्ट कह रहा है सोलर फर्नेस, यानी सोलर फर्नेस में किस तरह का मिरर यूज होता है। फिर सेकंड कह रहा है बच्चा, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स। व्हीकल्स में साइड और रियर व्यू मिरर के रूप में किसका यूज किया जाता है। ये दो पूछा है बच्चा। और फिर कह रहा है कि ड्रॉ द लेबल रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ईच ऑफ द एबव टू केसेस, यानी इन दोनों केसेस में आप रे डायग्राम बनाकर दिखाइए। ठीक है, और फिर आगे कह रहा है कि विच ऑफ दीज मिरर, यानी इन्हीं दोनों मिरर में से बताइए कि कौन सा मिरर है जो मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज बनाता है, ये भी बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका फर्स्ट आंसर क्या होने वाला बच्चा, सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेस, तो सोलर फर्नेस के रूप में जो मिरर यूज होता है बच्चा वह है कॉनकेव, वह है कॉनकेव। अभी आपने ऊपर वाले सोल्यूशन में भी देख लिया कि वहाँ पर भी जो पूछा हुआ था कि कौन सा क्वेश्चन सोलर कंसंट्रेटर के रूप में यूज होता है, तो सेम उसी तरह से ये सोलर फर्नेस। ठीक है, कौन सा मिरर यूज होता है बच्चा, कॉनकेव मिरर। ओके, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है बच्चा, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है साइड रियर व्यू ऑफ द व्हीकल्स। व्हीकल्स में साइड मिरर के रूप में कौन सा मिरर यूज होता है बच्चा, तो वह है कॉन्वेक्स मिरर जो है बच्चा वह व्हीकल्स में यूज होता है। ठीक है, व्हीकल में। ओके, तो व्हीकल्स में जो साइड मिरर के रूप में यूज होता है वह है कॉन्वेक्स। ठीक, ओके बच्चा, तो ये हो गया आपका क्लियर। अब कह रहा है इन दोनों का रे डायग्राम भी बना के दिखाइए। तो सोलर फर्नेस में कुछ इस तरीके से बच्चा, ए वाले का रे डायग्राम ऐसे बनेगा। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, इसको पॉलिश कर दीजिए। अब सन से आने वाली सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल्स होंगी। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होंगी बच्चा, और ये इसके फोकस पे जाके मिलेंगे। ये पोल, ये इसका फोकस। ओके, ये फोकस हो जाएगा, इसी फोकस पर सारी रेज आकर के बच्चा मिलेंगे। क्लियर, तो ये सोलर फर्नेस हो गया बच्चा। उसके बाद साइड रियर व्यू, आप जानते हैं कि व्हीकल्स में साइड मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बच्चा इस बहुत ही डिमिनिश्ड यानी छोटा इमेज बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब छोटा इमेज बनाएगा बच्चा तो पीछे से आने वाली गाड़ियाँ या जो भी व्हीकल्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देंगे। अगर ये बड़ा इमेज बना देगा तो इससे क्या होगा, एक गाड़ी का इमेज अगर बन जाएगा तो बाकी सब इमेज तो बनेंगे नहीं, तो बस हमको एक गाड़ी दिख पाएगी, बाकी कोई आ जाएगी तो एक्सीडेंट का प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए ऐसा मिरर लगाते हैं जो छोटा छोटा इमेज बनाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इमेज जो है वो पीछे के व्हीकल्स के दिखाई दे सकें। तो हमें पता है कि स्मॉलर और वर्चुअल इमेज कौन फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स, इसीलिए व्हीकल्स में साइड मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका जो रे डायग्राम होगा कुछ इस तरीके का होगा बच्चा। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर बच्चा, इसको हमने पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अगर लेते हैं बच्चा तो इससे एक रेस पैरेलल जाएगी जो कि बच्चा इस तरीके से चली जाएगी और ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होके जा रही है। क्लियर, अब दूसरी रेस बच्चा हम चाहें तो पोल से भेज दें और ये इस तरीके से आ जाएगी वापस। इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ मिलती है, तो यहाँ पे इसका इमेज बना देगा। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और इमेज हमारा जो है बच्चा वह इतना बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से इसने एक ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वह डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज बना दिया, जिससे ऐसे छोटे छोटे बहुत से इमेज बन सकते हैं और हमको क्लियर दिख सकता है। उसके बाद बच्चा इसी क्वेश्चंस में आगे पूछ रहा था कि विच ऑफ दीज मिरर कुड आल्सो फॉर्म अ मैग्नीफाइंग एंड वर्चुअल इमेज। कह रहा है इन दोनों में से कौन वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड बनाता है यानी बड़ा बनाता है। तो पहले भी हमने इसको देख लिया कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है बच्चा वह डिमिनिश्ड यानी कि
छोटा इमेज बनाता है, ठीक है। और जो कॉन्केव है बच्चा, यही जो है वो मैग्नीफाइंग इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड, ठीक है, मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज बनाता है। तो कह रहे हैं कि इसका आप रे डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेकंड का आंसर देते हैं। तो बच्चा हमारे आंसर में ये हो जाएगा, इसका बी पार्ट या यूँ समझिए सी पार्ट, आंसर हो जाएगा कॉन्केव मिरर। कह रहा है इन दोनों मिरर में से कौन सा मिरर है जो वर्चुअल और मैग्नीफाइंग इमेज बनाता है, तो वह है कॉन्केव। और उसका अगर रे डायग्राम बनाना है तो इस तरीके से बच्चा इसका रे डायग्राम बनने वाला है, ठीक है। ये हो गया कॉन्केव मिरर, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकल पॉइंट एंड ये सी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को हम फोकल और पोल के बीच में रखते हैं तो ये ऐसा इमेज बनाता है। ये रेज गई पैरेलल, ये हमने पॉलिश कर दिया बच्चा। अब ये पैरेलल जाने वाली रेज फोकस से पास होगी, ठीक है। तो ये ऐसे फोकस से पास हो गई रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। और दूसरी रेज बच्चा जो हम पोल से पास करेंगे वह इस तरीके से पास हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये दोनों ही रेज रिफ्लेक्शन के पास और दूर होती चली जा रही हैं, तो आगे इनके मिलने के कोई चांसेस नहीं है। इसलिए जब इनको पीछे बढ़ाया जाता है बच्चा तो ये यहाँ पर मिलती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसने एक ऑब्जेक्ट का वर्चुअल और मैग्नीफाइंग इमेज बना लिया। तो ये था इसका रे डायग्राम, ओके। तो ये भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का था। तो देखा, आज मैंने आपको 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस कराए, दो यानी 4 क्वेश्चंस टोटल कराए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस थे। तो अभी तक अगर आपने देखना वीडियो स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ देखिए, और हमारा प्रीवियस वीडियो भी जाकर अच्छे से देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप एक नोट्स प्रिपेयर करते चलिए चैप्टर वाइज, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये ना सोचना पड़े कि हमें क्या तैयार करना है। बेसिकली आप तुरंत अपने नोट्स रिवाइज़ करिए, और जो आपने हमारे वीडियोस से PYQ के क्वेश्चंस के नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज़ करिए, और आप जाइए एग्ज़ाम दीजिए, और आप दे करके आइए और तब बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। और सच में बताता हूँ बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम आपका जाएगा। सिर्फ आप सारे वीडियोस को देखिए और नोट्स बनाइए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्द ही आपके सामने नेक्स्ट वीडियोस आएगा जिसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और उसके बाद मैं सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करूँगा जिसमें भी आपको अच्छे से अच्छे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आने वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, जो आपकी तैयारी को एक अच्छा और सुगम तरीके से आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।